काल्पनिक जो चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक राजनीति में असलियत चीज़ ना हो जाए। जो मुझे अपने लोगों का पक्ष रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं हमेशा बखूबी से ही रखूँगा और निडरता से रखूँगा। जो लोगों का प्यार है वो हमारे परिवार के साथ हमारे पिताजी की वजह से है और उनके पद चिन्हों पे हमें काम करने का अगर मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि मान जाने उन्हें क्या करना है। हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर दिखता अंतहीन क्षितिज, उस पर चमकता सूरज और सूरज की चिलमिलाती किरणें, इन सभी चीजों को आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बखूबी जोड़कर देख सकते हैं। ये सारी ही चीजें हिमाचल प्रदेश की राजनीति की परिभाषा को लिखती हैं। कैसे? उसका जवाब यह है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बताते हैं हिमाचल की राजनीति का बड़ा और ऊंचा इतिहास। ये अंतहीन क्षितिज बताता है अपार सीमाएं, अपार संभावनाएं, और ये चिलमिलाती धूप भविष्य की ओर इशारा करती है। हिमाचल प्रदेश में भी देश की तरह आम चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन निर्णायक तो एक भी सीट साबित हो जाती है। इन चारों ही सीटों पर एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, हालांकि अभी कांग्रेस में मंथन जारी है। मंथन से अमृत यानी कि प्रत्याशी निकलने हैं और अभी कुछ संभावित नामों पर चर्चा हो रही है। उन नामों से बातचीत करने के लिए आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि आज जिनसे आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं वो दरअसल हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र से 6 बार के सांसद यानी कि कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी के बेटे, कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सुल्तानपुरी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, इससे पहले कि मेरे जो सवाल हैं वो आपके जवाबों की पगडंडी पर एक कतार में चलना शुरू हो जाए, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो सियासी हालात हिमाचल की शांत सी इस राजनीति में देखने को मिल रही हैं, उस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, अभी आपने देखा है कि हिमाचल में एक नया रूप और नई राजनीति का एक षड्यंत्रकारी जो राजनीति है उसका आगाज़ हुआ है जी। और हमारे कुछ साथी थे जो आपने देखा विधानसभा में उन्होंने अपना पक्ष बदला और किन कारणों से बदला, ये कारण जो हैं ये हिमाचल की रीति रिवाज से विपरीत है जी। और मैं समझता हूँ कि आज हिमाचल को ये निर्णय करना होगा कि इस तरह की राजनीति जो हम सुनते थे यूपी बिहार में जिस तरह की राजनीति होती थी या कहीं और होती थी, कंस्ट्रक्टिव राजनीति से हटकर ये स्वार्थ की राजनीति की तरफ इशारा करती है और हिमाचल की जनता ने ये निर्णय करना है किस तरह के लोग हिमाचल की विधानसभाओं में जाएंगे। और क्योंकि हमने ये बहुत पहले से देखा है कि हिमाचल में एक नेता दूसरे नेता की रिगार्ड करता है, उनके विचारों की रिगार्ड करता है और अबव पार्टी लाइन बात करता है। और मैं समझता हूँ अगर कोई सही हिमाचल के पक्ष की बात करता है तो वो सही बात है, पर जो ये देखने को मिला है और इसमें जिस तरह का लेन देन की बातें आई हैं ये हिमाचल को शर्मसार किया गया है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और इस तरह की राजनीति हिमाचल मुझे लगता है स्वीकार भी नहीं करेगा। जी, और वैसे अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति को 3 हिस्सों में रखा जाता है, जिसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद और यथास्थिति है। आदर्शवाद काफी कम अब राजनीति में देखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। यथार्थवाद की बात करें तो इसमें अपना सुख और राजनीतिक सुख दोनों है। यथास्थिति माने कि जैसा है वैसा ठीक है। आप इस वक्त जो विधायकों ने फैसला लिया और जिस तरीके से दूसरी तरफ चले गए, इन्हें किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? देखिए, ये भ्रमित हैं और इन्होंने जो सोच रखी है इसका जवाब तो वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो खुद देगी। मुझे जो करना है वो मुझे अपने ऊपर देखना है। मैं अपने आचरण में क्या चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में कैसा जाना जाऊँ जब हम राजनीति में ना हों, तो उस तरह की सोच और उस तरह की विचार मुझे लगता है एक आदमी को अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है और ये एक इंडिविजुअल डिसीजन भी होता है कि वो किस तरह से जाने जाएं। जी बिल्कुल। और उन्हें कोई टैग करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। चुनावों के रिजल्ट के बाद खुद लोग टैग कर देंगे। जी बिल्कुल, चुनावों के रिजल्ट के बाद लोग खुद तय कर देंगे। सर, इसके साथ साथ इस बीच एक चर्चा है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर क्या आप सोचते हैं और कैसे इसे आप ले रहे हैं? देखिए, अभी जिक्र हुआ है और इसमें चर्चा होनी बाकी है और आई थिंक इसके ऊपर
अभी कोई कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि शुरुआती बात है और राजनीति में कई चीज़ें होती हैं। अभी मेरा जो ज़िम्मा है वो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधायक के रूप में है, और जो मेरा प्लानिंग है वो कसौली के ऊपर ही अभी निर्धारित है। जो पार्टी निर्णय लेती है उसके ऊपर हमें हमेशा सम्मान करना है, और जो पार्टी का निर्णय होता है उसके ऊपर कोई भी लीडर होता है उसको काम करना पड़ता है, उसी रूप में उसको देखना होता है। तो अभी जो चर्चा है उसके ऊपर ज़्यादा ना बात करते हुए चर्चा तक ही सीमित रहने देते हैं जी। और उसके साथ साथ अभी जब मैं आपके घर की तरफ आ रही थी तो कुछ दूरी पर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपके विधायक साहब का घर कहाँ है। उन्होंने हमें डायरेक्शंस तो दे दी, तो वैसे ही मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि वो सांसद ही लड़ने वाले हैं, ऐसी एक चर्चा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं लोगों का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लोगों का जवाब बड़ा ही गौर करने लायक था। लोगों ने कहा कि उनके पिता जो कर चुके हैं, अब अगर वो उस नक्शे कदम पर चलते हैं तो हम उनके साथ हैं। इस इंप्रेशन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमें गर्व की बात है कि हमारे पिताजी का जो लोगों में प्यार रहा है, उस प्यार के अनुसार लोग हमें देखते हैं, पर अभी बहुत काम करने को बाकी है। और जो जिम्मेदारी मुझे कसौली में दी गई है, मैं उसके ऊपर जिम्मेदारी से काम करना चाहता हूँ, और उसमें जो कमियाँ इतने सालों से रही है उसको मुझे सॉल्यूशन के रूप में मुझे लोग देखते हैं, उसके ऊपर मुझे काम करना है। यही मेरा टारगेट है। जो लोगों का प्यार है वो हमारे परिवार के साथ हमारे पिताजी की वजह से है, और उनके पद चिन्हों पे हमें काम करने का अगर मौका मिलता है तो वो मुझे लगता है कि मान जाने उन्हें क्या करना है। पर जहाँ तक अभी तक फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है उसको मुझे कसौली में अपनी कसौली को आगे ले जाना है। जी, आइए सर हम बैठकर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले अब मैं आपसे चाहूंगी कि हम इस चर्चा को थोड़ा सा काल्पनिक ले जाएं। मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए कि आपको जो टिकट है वो मिल गया है, आप सांसदी लड़ने वाले हैं, सब कुछ तैयार है। तो पहला जो मेरा इस कल्पना के बाद सवाल रहेगा वो राजनीतिक कम और व्यक्तिगत ज्यादा रहेगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके जो पिता हैं वो 6 बार के सांसद थे, सभी लोगों में ये चर्चाएं हैं, आम जनता से लेकर मैंने भी आपसे ये बात कह दी, तो ये प्रेरणा तो जाहिर है कि है ही कि पिता इतना अच्छा काम कर गए, लेकिन क्या आप इससे कोई दबाव खुद पर महसूस करते हैं, एक प्रेशर अच्छा काम करने का या बेहतर होने का खुद पर महसूस करते हैं? देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, जब हम छोटे थे तो हम घर में जो आते थे उनको चाय पिलाने का काम और जो खाना है उन्हें परोसना है, ये काम हमारे ज़िम्मे होता था। और जब बड़े हुए तो पिताजी को गाड़ी में उनका ड्राइवर मैं ही होता था, और मेरे भाई लोग जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं होते थे। पर ये जो अब एक बात समझिए, बिहाइंड द कर्टन वाली बात होती है, पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही उसमें आगे था, हमारे परिवार के सारे सदस्य, हमारे गांव के लोग हमारे यहाँ पे जो हैं, जो जितना जैसे जैसे ज़्यादा लोग आते थे तो सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हमारे घर में भी पार्टिसिपेट करते थे। तो ये इस तरह का माहौल यहाँ रहा है, और लोगों को नेचुरली इसमें उत्साह भी होता है कि उसी तरह की एक बात यहाँ पे आ रही है। पर मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये काल्पनिक जो चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक राजनीति में असलियत चीज़ ना हो जाए, जी, मैं समझता हूँ तब तक का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आपके, अगर हम इस पूरे घटना पर बात करें, ये जो हम काल्पनिक घटना पर बात कर रहे हैं, इसके लिए तो खुद उप मुख्यमंत्री मैं कहूंगी कि कई जगह पर और एक तरह से साफ संकेत दे चुके हैं। यहाँ तक कि प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह साफ कर चुकी हैं कि ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर चर्चा बहुत ज्यादा है और लगभग जो है मोहर लग चुकी है। खैर, अभी तक हमने जो बातें की वो आम बोलचाल में थी, लेकिन राजनीति और चुनाव आंकड़ों की भाषा समझते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम काल्पनिक ही बात कर रहे हैं, हम शिमला संसदीय क्षेत्र पर ही बात करते हैं। आपके पिता 6 बार के सांसद रहे, उसके बाद ये सीट अगर हिविंका ना होती, यानी हिमाचल विकास कांग्रेस ना होती, तो शायद धनीराम शांडिल इस सीट पर ना जीतते, क्योंकि तब के हालात अलग होते। 1999 में सीट जो है कांग्रेस के पास आई, उसके बाद 2004 में कांग्रेस के पास आई, यानी कि अगर आप पिछला इतिहास देखें तो कांग्रेस का गढ़ रही। अब क्योंकि हालात बदले, 2009 में यहां से
वीरेंद्र कश्यप जीत गए, फिर 2014 में जीत गए, फिर जब एक बार फिर से 2019 की बारी आई तो कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप नया नाम थे। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर नया नाम हारता है तो मतलब कांग्रेस के पास अभी भी किला बचाने की एक जो बिसात है वो बचती है। लेकिन फिर ये हो गया कि वो भी जीत गए। तो एक बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता ये बन गई है कि कहीं ना कहीं इस किले को पूरी तरह से फतेह बीजेपी कर चुकी है? तो आपको लगता है कि यदि आप प्रत्याशी बनते हैं तो एक बड़ी चुनौती होगी इस किले को वापस लेने की? निश्चित ये एक आसान सीट नहीं है और पिछले जो रिज़ल्ट्स हैं, पिछले 5 दफ़े हमारी पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाई है और मात्र एक ही बार हमारे पिताजी के देहांत के बाद या जब से वो हटे हैं सांसद की सीट से, तो इसमें कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी एक ही बार जीती है जी। और मैं समझता हूँ कि इसमें फील्ड वर्क की बड़ी ज़रूरत है और जो अभी शिमला पार्लियामेंट है, शिमला पार्लियामेंट में 13 एमएलएज हैं और उसमें हमारे मंत्रीगण भी हैं। तो मैं समझता हूँ अभी कांग्रेस इसे अपने झोली में डाल सकती है और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे काम कर सकती है अगर सही तरीके से हम काम करेंगे। और मैं समझता हूँ एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं तो एक विधायक के नाते अभी बोल सकता हूँ कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से ये मेरा प्रण है कि हम यहाँ के लोगों को कन्विंस करेंगे कि इतने समय से हमारे पास सांसद की सीट नहीं रही है, तो कसौली जो पिछड़ा रहा है इतने वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से जो हमें नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए मुझे एक सपोर्ट में अगर सांसद हमें हमारा जीत के आते हैं तो एक विधायक और सांसद का जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत अच्छा हम काम कर पाएंगे। आपको मालूम है मैं कई बार राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में बात कर चुका हूँ और जो त्रासदी हुई उसमें जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो ढीलापन रहा या उन्होंने हमारे लोगों का कोई सूद नहीं ली और अपनी जिम्मेदारी से हमेशा उन्होंने किल्ली काटी। मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी ना जिम्मेदारी देखी और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं उनकी तरफ से इसमें एक बार भी एक शब्द तक नहीं बोला गया। मैं समझता हूँ नितिन गडकरी जी बहुत प्रोग्रेसिव लीडर रहे हैं जी। अगर वो उन्हें एक बार भी कह देते तो मेरा मन मान जाता। और इस तरह की जो मिसिंग लाइंस रही हैं हमारे बीच में, स्पेशली एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे सांसद के रूप में हैं, पॉलिटिकली विंडेक्टिव अप्रोच उनकी जो रही है या लथाजिक अप्रोच रही है, मैं समझता हूँ वो क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। डिस्कशन ये होना चाहिए कि हिमाचल कैसे आगे बढ़े, हिमाचल के हितों की बात कैसे आगे रखी जाए। जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो उनके साथ हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और मुझे लगता नहीं है हमारी पार्टी में एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अपने पक्ष और अपनी बात को रखने में आपको हमेशा इनकरेज किया जाता है। और जो हमारे अभी जो बार बार ये कहते रहे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो डबल एक इंजन तो बोल ही नहीं रहा था ना, तो अब बोलेगा नहीं तो फिर चलेगा कैसे काम जी। तो विधानसभा में आप बात रखेंगे, आप पार्लियामेंट में जाके बात रखेंगे तो आपका हमारे यहाँ के लोगों की सूद ली जा रही है। अदरवाइज़ एक रिप्रेजेंटेटिव बनना एक बात है और रिप्रेजेंट करना है अलग बात है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और आपने कहा कि अगर विधायक भी कांग्रेस के होंगे, सांसद भी कांग्रेस के होंगे तो कमाल कॉम्बिनेशन बनेगा। और खासकर तब यदि कोई विधायक जो है अपनी सारी स्थिति को देखकर, इस क्षेत्र को पूरा देखकर सांसद बन जाए, यानी कि आप अगर हम बात करें तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र को बखूबी जानते हैं। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बड़े ही बारीकी से बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दों को जो है सामने रखा, एक प्लेग्राउंड से लेकर एक बड़ी पेयजल योजना तक या कैसे चीजों को बदला जा सकता है, सभी चीजों पर आपने बात की। तो क्या यही विजन फिर पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा? देखिए आप एक बात तो समझिए, एक युवा होने के नाते हमें जो ट्रू सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, कई बार हमें फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि हम चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए, जिस तरह से हम सोचते हैं उसी लाइन पे काम हो जाए। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, मैं अपने एक एक गांव के कस्बे को मैं जानता हूँ और हम कई बार सुनते थे कि हमारे जब पिताजी फील्ड में जाते थे तो उन्हें मालूम होता था कि इसके घर में कितने पशु हैं। तो आज जब मैं इतने सालों से संघर्ष करते आ रहा हूँ तो मुझे अपनी विधानसभा में एटलीस्ट ये मालूम है कि हमारे लोग कहाँ कैसे बसे हुए हैं और कैसे उनकी जीवन शैली है। तो ये पशु को पहचानना मतलब आप हर जगह जा चुके हो, हर घर तक जा चुके हो, आपको जानकारी है। इसलिए जब भी मैं विधानसभा में अपनी बात रखता हूँ तो हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं
उसको उजागर करने की मेरी जो ड्यूटी है वो मैं उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करता हूँ। निश्चित अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये पहली जिम्मेदारी होती है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव की कि वो अपनी बात को रखे, विधानसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में हो। जी, और खासकर अगर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र में आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 12.5 लाख जो आबादी है और लगभग 50-50 की प्रतिशतता में महिला और पुरुष भी हैं। महिलाएं खासकर उम्मीद करती हैं कि उन्हें लेकर कुछ बेहतर आए, क्योंकि आपकी अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, आपने कहा आप एक एक घर को पहचानते हैं, यहाँ तक कि पशुओं को पहचानते हैं, यानी कि बड़ी ही जमीनी स्तर की बातें आपने की। तो क्या महिलाएं जो शिमला संसदीय क्षेत्र की है वो आपसे उम्मीद कर सकती हैं कि कम से कम हमारे लिए इस बार कुछ बेहतर आएगा? देखिए, मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, पर काल्पनिक तौर पर। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये डिफ़ाइन करना कि ये महिला है, ये कम्युनिटी से है, ये सेग्रीगेशन जितना कम किया जाए और एज अ होलसम अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूंसी को हमेशा एक नज़रिए से देखना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जो कमज़ोर है उसकी बात को अगर वो कह ना सके, उसको समझना पड़ेगा, तो उसकी बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कहीं पे भी जो कमज़ोर होता है वो बात रखने में भी कमज़ोर होता है बेचारा। जी बिल्कुल। तो उस बात को मुझे समझना है और उस बात के लिए चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो कमज़ोर है, कोई भी हो, उसमें कोई डिफ़ाइन हम नहीं करेंगे। और जो मुझे अपने लोगों का पक्ष रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं हमेशा बखूबी से ही रखूँगा और निडरता से रखूँगा। जी, चलिए अब हम कल्पना से थोड़े बाहर आते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आपका विधानसभा क्षेत्र, अभी आपसे अगर आप सांसदी के लिए उतरते हैं तो उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, लेकिन उम्मीदें अभी भी बहुत हैं, बहुत उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं कि नए विधायक क्या कुछ हमारे लिए करेंगे। और कहीं ना कहीं जब एक नया नाम विधायकी में आ जाता है या एक स्तर पर पहुंचता है तो उसी तरह की उम्मीदें लोग लगाने लगते हैं। अभी आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, क्या क्या प्लानिंग आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने की है, उस पर थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप बात करें। जो मेरा पिछला वर्ष रहा है, जी। त्रासदी की वजह से थोड़ा मुझे इसमें पीछे रहना पड़ा, क्योंकि हमें उस टाइम जो हमारी समस्या थी उसका जो समाधान था उसके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। मेरा पिछला जो वर्ष रहा है उसमें मेरा टारगेट था कि जो हमारे गांव सड़कों से अछूते हैं उन्हें मुझे सड़क पहुंचानी थी। जी। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का, जिन्होंने विशेष पैकेज कसौली को दिया और उसके तहत मैं हर ग्रामीण क्षेत्र तक मैं पहुंचने की कोशिश की है और क्रिएटिवली हमने उसको अपनी डीपीआरस में इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये थोड़ा प्रोसेस स्लो है, पर उसके बावजूद कई हमने इसमें ऐसे रास्ते हैं, ऐसी सड़कें हैं जिन्हें हमें बनाने में कामयाब भी हुए हैं। जी। पर मैं समझता हूँ अभी बहुत लंबा रास्ता है और जो मेरा टारगेट, पहला टारगेट था वो सड़कों का था और इस साल का जो टारगेट है मेरा वो पानी के लिए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पे एक डिवीज़न के लिए अप्रूवल किया है। ये चुनाव आयोग की वजह से जो चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लग गई, तो इस वजह से यहाँ पे अभी पूरा हमारा जो सिस्टम है वो चल नहीं पा रहा है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे यहाँ पे एक आईपीएच का डिवीज़न शुरू हो जाएगा और उसके तहत यहाँ की जो मेरी विज़न है, जिसमें हम कौशल्या बांध के बारे में बात कर रहे हैं, कांगर खड्ड के पुल के लिए हम इस साल की मेरी विधायक की प्रायोरिटी में है। जी। इसी तरह से जो हमारे जो इस साइड को अगर आप गंबरपुल साइड जाएंगे तो उस साइड के लिए भी हमने स्कीम्स बनाई हैं और सोच बनाया है। इस साल का जो मैंने डेडिकेशन रखा है, अपना फोकस जो रखा है, वो आईपीएच डिपार्टमेंट में जो पानी की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रायोरिटी रखी है। ये मेरा टारगेट है और ये टारगेट को अचीव करना, एक रियलिस्टिक टारगेट मैं अपने पास रखता हूँ और उसमें मैं कोशिश करता हूँ। सड़कों का मैंने जो अभी फिनिशिंग टचेस देनी है उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो हमारे पास, जो फंड्स की जो कमी है उसकी वजह से मेरा विलम्ब हुआ है। आप देखेंगे कि स्लोली विद इन 2-3 ईयर्स ये सारी आप फील्ड में ज़मीनी स्तर पे आप देख पाएंगे कि हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा आया है। जी, तो यानी कि विजन बहुत बड़ा है और उसे करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। अभी चुनावों के लिए आचार संहिता लगी है, ऐसे में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, लेकिन अंत में क्योंकि आप एक युवा नाम है और
यंगस्टर्स जो है खुद से एक युवा नाम से खुद को जोड़कर देखते हैं और फिलहाल उनकी आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। और आप कुछ देर पहले कह भी रहे थे कि रोजगार बढ़ाना भी मेरा एक विजन है। तो वो जो युवा आपको इस वक्त सुन रहे हैं और अगर चुनाव हो जाते हैं तो एक विजन जो एक बड़े तौर पर आपका रहेगा, कि अगर बड़े तौर पर अगर हम विजन की बात करें, वो युवाओं के लिए खास कर क्या रहेगा? देखिए, मैं हमेशा ये विश्वास रखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो एंटरप्राइजिंग हों और अपने बिजनेसेस को बढ़ाएं, आगे बढ़ें जीवन में। किस तरह से उनके घर में उनका जो काम करने का जो तरीका है, वो गांव से वो आगे बढ़कर अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हैं, बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, इस तरह की सोच हम रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर तरीके से हम परिपक्व हैं, अभी सीखने को बहुत है और इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उसके द्वारा भी मैं समझता हूँ कि हमें उनको राइटली समझाना भी है और उसको हमारे युवाओं तक जो उसमें समस्याएं आती हैं, कैसे उनकी समस्या को सॉल्व करते हुए जो स्कीम्स हैं हम इम्प्लीमेंटेशन में अपने युवा साथियों की मदद कर सकें, उसका एक मैं समझता हूँ कि हमें अध्ययन भी करना है और उनको सिंप्लीफाई भी करना है। जी जी। और बड़े ही सकारात्मक तरीके से और बड़े ही सकारात्मक तरीके से बात रखने का जो अंदाज है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली स्थिति कैसे भी हो वो आपके लिए सकारात्मक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नेशन स्पीक से बात की। जी, तो कुल मिलाकर आने वाला समय क्या लेकर आएगा, इसके लिए हम और आप बराबरी में इंतजार कर रहे हैं। और आने वाला समय हो सकता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाए जिसका हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दो नाम जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से चर्चा में हैं, दोनों ही नाम ऐसे हैं जिनका अगर हम पुराना हिसाब देखें, इतिहास देखें, तो दोनों ही परिवारों से जो सियासत है वो लंबे समय से चलती आई है। दोनों ही नामों से पहले सांसद रह चुके हैं। अगर ये दो नाम फिर से मैदान में उतरते हैं तो हालात कैसे बनेंगे, सियासी माहौल कैसा होगा, तमाम जानकारियां लेकर मैं गीता ठाकुर हाजिर होती रहूंगी। आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।